आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को सचेत किया, बीजेपी तोड़ने में लगी है, इसलिए एकजुट रहें। सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने बैठक से बाहर आने के बाद इस बात की जानकारी दी और इसके बाद सियासी बहस छिड़ गई है। के लालच में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है और षड्यंत्र करना तो उनका स्वभाव में शामिल है। बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा है। ये बात खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, वो भी महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बिहार के बाहर की बात है, अब बिहार के अंदर जो अर्जेंसी है इसमें तो 200 करोड़ देगा बीजेपी। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने के पहले महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के विधायकों को सचेत रहने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि महागठबंधन के विधायकों पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि लगी है और हो सकता है कि एक एक विधायक को 200 करोड़ का ऑफर दे दे। सीएम ने अपनी बात कहते हुए मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की घटना का हवाला भी दिया। कर रही मुख्यमंत्री ने खास संदर्भ में कहा कि हमारा मणिपुर में हमारी पार्टी से कुछ विधायक जीते हुए थे, वो पटना आ रहे थे हमसे मिलने, तभी स्टेशन पर उनको 50 करोड़ रुपया थमा दिया गया और ले गए, बीजेपी लेके चली गई। तो ये तो बीजेपी खुलेआम कह के कर रही है ना। बता दें कि कुछ इसी तरह का इशारा रविवार को तेजस्वी यादव ने भी किया था। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। रविवार को ही एक दावा बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने भी किया था, लेकिन संजय जायसवाल का दावा ये था कि जेडीयू खुद ही टूट जाएगी। जेडीयू के 40% नेता आरजेडी में चले जाएंगे, जबकि 60% लोग बीजेपी में आ जाएंगे। नीतीश जी को तो इसी बात को जनता के सामने वादा करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं मानेंगे। शंका तो यह भी है कि किसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्रोह करके उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश जी को ज्यादा चिंतित होना चाहिए, विधायक उनके हाथ से निकल। दोनों ही तरफ से किए गए दावे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर महागठबंधन के विधायकों को तोड़ने की कोशिश का जो आरोप लगाया है, क्या उस दावे में दम है या फिर आरजेडी जेडीयू के बीच चल रही खटपट की खबरों पर विराम डालने और विधायकों को बूस्ट अप करने के लिए सीएम ने ऐसा कह दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो समझिए कि क्या बीजेपी महागठबंधन को तोड़ना चाहती है। 2024 को लेकर सियासी जोड़-तोड़ तेज हो चुकी है। चूंकि बिहार से विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई है, इसलिए बिहार पर सभी पार्टियों की नजर है। बीजेपी महागठबंधन में टूट की भविष्यवाणी करती रही है और इसी बीच शिक्षा विभाग के विवाद में आरजेडी जेडीयू नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई। समझना यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई है और उसके बाद बिहार में महागठबंधन के ही टूटने की संभावना जताई जाने लगी। इसकी वजह से महागठबंधन के जो विधायक हैं वो असमंजस की स्थिति में आ गए थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधकर असमंजस को खत्म करने की कोशिश की है और बीजेपी पर हमला बोलकर विधायकों का मनोबल भी बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीयू नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बूढ़े शेर की तस्वीर ट्वीट किया है और ताकत सत्ता जवानी कुछ भी स्थायी नहीं, सभी की एक्सपायरी डेट होती है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा और इसी ट्वीट के बाद सियासत गर्म है। आखिर अशोक चौधरी ने ये किसके लिए लिख दिया? क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? खटपट की खबरों के बीच सत्ताधारी गठबंधन के दोनों दलों यानी आरजेडी और जेडीयू ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले नीतीश के करीबी और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अशोक चौधरी ने एक बूढ़े शेर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ताकत सत्ता जवानी कुछ भी स्थायी नहीं, सभी की एक्सपायरी डेट होती है। विनम्र रहें, जब तक आप हैं विनम्र रहें। जिससे मिले उसको मुस्कान याद रहे और जिनसे मिलना हो उन्हें आपका इंतजार हो। सवाल है कि अशोक चौधरी का ये पोस्ट किसके लिए है? अशोक चौधरी का इशारा किसकी ओर है?
किसको अशोक चौधरी बूढ़ा शेर बताना चाह रहे हैं? माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी ने लगातार सरकार और सरकार के आला कमान पर सवाल खड़े किए हैं, खुद अशोक चौधरी पर सवाल खड़े किए हैं, उसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कुछ भी अस्थायी नहीं होता, इसलिए विनम्र बने रहे, जिससे भी मिले उसके मुस्कान के साथ मिले, उसे मुस्कान याद रहे। हाल के दिनों में जेडीयू आरजेडी के नेताओं के बीच बयानबाजी हुई थी, खासकर अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच। बावजूद इसके सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक चौधरी का इशारा सुनील सिंह की तरफ है या फिर वो किसी और पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अशोक चौधरी का निशाना समझिएगा, बिहार में सियासी हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के लिए टीमें तैयार की जानी हैं। बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी है, वहीं महागठबंधन भी एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। लेकिन शिक्षा विभाग के मुद्दे पर आरजेडी जेडीयू के नेताओं में जो बयानबाजी हुई, इधर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, जिस पर जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उसके बाद सुनील सिंह ने और कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। इसके बाद एक बूढ़े शेर की तस्वीर लगाकर अशोक चौधरी ने ट्वीट किया। अब क्यासबाजी तेज हो रही है कि निशाना सुनील सिंह पर है या किसी और पर। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा है। यह वो मुद्दा है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लंबे समय से शामिल रहा है, लेकिन कई कारणों से यह टलता रहा और एक बार फिर इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। वजह है भारत के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस, जिसमें लोगों से राय मांगी गई है। और ऐसे में हम पहुंचे लोगों के बीच, खासकर उस वर्ग के बीच जो यूसीसी के विरोध में मुखर रहा है। तो आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर आया है यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे, एक ऐसा सर्वे जो खोजता है जवाब या बताता है कि क्या सोच रही है विरोध करने वाले वर्ग की आधी आबादी की। और देश भी यह जानना चाहता है कि आखिर यूसीसी पर जो हवाएं चल रही हैं वो बनाई गई हैं या नेचुरल हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जरूरी सवालों पर जवाब का पब्लिक मीटर क्या कहता है। देखते हैं यूसीसी पर मेगा सर्वे। तो चलिए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर सबसे बड़े सर्वे की शुरुआत करते हैं। यूसीसी पर सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए सवाल नंबर 1, क्या पूछा गया कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। अब देखिए, हां, ना और पता नहीं और कुछ नहीं कह सकते का मीटर क्या कहता है। हां में जवाब देने वाले लोगों की संख्या थी 67.2%, नहीं वाले 25.4% थे और जिन्हें कुछ पता नहीं या उन्होंने कुछ नहीं कहा या नहीं कहना चाहते थे वो 7.4% थे। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। हां कहने वाले 17.4%, ना कहने वाले 76.5%, पता नहीं और कुछ नहीं कहने वाले 6.1%। सवाल नंबर 3, क्या सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए। हां कहने वाले 82.3% लोग, वहीं ना कहने वाले 11.1% लोग, जिन्होंने कुछ नहीं कहा या फिर पता नहीं था वो 6.6% की आबादी थी। सवाल नंबर 4, क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। हां कहने वाले थे 73.7% लोग, ना कहने वाले 18%, पता नहीं और कुछ नहीं कह सकने वाले लोग 8.3%। सवाल नंबर 5, क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
हां के पक्ष में 64.9% लोग, जबकि ना कहने वाले 22.9% लोग, पता नहीं और कुछ नहीं कह सकने वाले 12.2% लोग। सवाल नंबर 6, क्या वृक्षता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छानुसार वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? हां कहने वाले 69.3% लोग, ना कहने वाले 16.6% लोग और पता नहीं या फिर कुछ नहीं कहने में सक्षम व्यक्ति 14.1%। 7 नंबर सवाल, क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? हां कहने वाले थे 78.7% लोग, ना कहने वाले 16.6%, जिन्हें पता नहीं वो 4.7% लोग थे।